अस्सलाम वालेकुम जी। खबर की खबर लेके सलमान आबिद साहब और शफीक अवान के साथ मैं हूँ इसाराना साहब अपने आप को इसलिए कहा कि दो को कह दिया तो मैं ज़रा थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा था, तो मैं क्या ज़रा मैं इस पर कर लूँ। सलमान साहब आए इस्लामाबाद से, शफीक साहब वेरी वेलकम। और नहीं से पूछे ना क्या इस्लामाबाद इनकी क्या एक्टिविटी रही। मैं तो एक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की एक नेशनल वर्कशॉप थी, नेशनल मीडिया की वर्कशॉप सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें उसको अटेंड करने गया हुआ था और बड़ी ज़बरदस्त वर्कशॉप थी जिसमें हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझने को मिले, अफगानिस्तान इंडिया के तनाजुर में, फना तनाजुर में। इसका मतलब है कि हमें खासी चीज़ें मिल सकती हैं इस्लामाबाद के। लेकिन मेरा ख्याल है पहले रनडाउन में शेयर कर लूँ, फिर हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते। रनडाउन आपसे शेयर करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट और अहम खबर है कि अमरीका अफगानिस्तान से फारिग, तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल, साबिक सदर अशरफ गनी फरार, तालिबान सदारती महल पे काबिज, आम माफ़ी का ऐलान, अफगान वफद की पाकिस्तान आमद, कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तला जनाब फवाद चौधरी साहब का कहना है कि हमें ज़मीनी हक़ाइक़ देख कर फैसले करने होते हैं और अमरीका ने अफगानिस्तान से इनखला का फैसला हमसे पूछ कर नहीं किया। मकबूजा कश्मीर में भारत के यौम आज़ादी पर तारीखी यौम स्याह, पूरी दुनिया में भी एहतजाजी जलसे हुए। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब का नून लीग की मज़ाहमती पॉलिसी के बरक्स बयानिया सोशल मीडिया पे खासा डिस्कस हो रहा है। एक अच्छी खबर आपके लिए, और वो खबर यह कि पाकिस्तान में बनाए गए स्मार्टफोन्स की बरामद का आगाज़ हो गया है और रज़ाक दाऊद साहब ने इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंकिशाफ किया है। करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ हुकूमत का जहाद जो है वो आगे बढ़ रहा है और शुगर मिल्स माफिया पे 44 अरब रुपए का जुर्माना हुआ है और ये जुर्माना 2 माह में अदा करने का हुक्म दिया गया है। एक और अच्छी खबर हम आपसे चाह रहे हैं कि शेयर करें, और वही है कि यूएई ने साइनोफार्म वैक्सीन लगवाने वालों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे दी है। इससे पाकिस्तानियों को बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद यूएई जाती है। और कहते हैं ना कि मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया। असाब शिकन मुकाबले के बाद वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान से 1 विकेट से फातह हुई और पाकिस्तान को पहला टेस्ट जो है उसमें शिकस्त हुई। शफीक अवान साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में मैं कुछ 2-3 पॉइंट आप लोगों के सामने रखता हूं ताकि आप उस पर बात करें। सबसे पहले तो मैं अमेरिका की मिसकैलकुलेशन जो है ना वो करता हूं कि अमेरिका ये समझ के आया था कि वो अफ़गानिस्तान में आएगा और छा जाएगा। दूसरी उसकी ये थी कि वो जाएगा तो खाना जंगी हो जाएगी। तीसरी उन्होंने, हमने भी प्रोग्राम में डिस्कस किया, उन्होंने कहा जी हम 3 माह में तालिबान जो है पूरे अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लेंगे। वो 3 माह क्या, वो तो 3 दिन के अंदर ये सारा कुछ हो गया। फिर चौथी ये कि वो ये समझता था कि भारत जो है वो उसने बड़ा उस पर इन्वेस्टमेंट की थी और भारत ने उन्हें सब्ज़ बाग भी दिखाए थे कि हमारी बड़ा कंट्रोल है अफ़गानिस्तान में, और भारत जो है वो दूध में से मक्खी की तरह निकल के फेंक दिया गया। आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ कि जो ये सूरत हाल और एकदम तालिबान जो हैं वो पूरे अफगानिस्तान पे छा गए, इसके पीछे बेसिक क्या रीज़न समझते हैं आप? देखिए, बेसिक एक तो मैं ऐसे कहूँगा जज्बा ईमानी। ठीक, यानी आज तक अफगानिस्तान पे कोई भी गैर मुल्की हुक्मरान जो है वो कब्जा नहीं कर सका, चाहे वो रूस था चाहे वो अमेरिका था। बिल्कुल ठीक। उन्हें यहाँ से भागना पड़ा और भागना भी इस जिल्लत से पड़ा कि वो तालिबान से मिन्नत तरला कर रहे हैं कि भाई हमारे सफर खाने पर हमला न करना और हमारे लोगों को जाने दो। बिल्कुल ठीक। और वो अशरफ गनी जो 2 दिन पहले कह रहे थे कि मेरी मलेशिया तैयार है और मैं काबुल की हिफाजत करूँगा, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ लफ्ज़, लेकिन ये यही बनता है वो दुम दबा के भाग गए। जिस तरह वो गए इस तरह ये सिर्फ इनके लिए नहीं, कि पूरी दुनिया में जो हुक्मरान कनेक्टेड नहीं है ना अपने अवाम से, ये उनके लिए एक सबक है कि अगर आप आवाम से कनेक्टेड नहीं होंगे, अगर आप आवाम के साथ नहीं होंगे तो आपका कल भी यही हाल होगा। अमेरिका जैसी बड़ी फ़ौज, नेटो जैसी बड़ी फ़ौज, वो भी आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती। और यहाँ मैं अपनी पाक फ़ौज को भी सैल्यूट करूँगा कि देखें 3.5 लाख फ़ौज, नेटो, पता नहीं हमने तो वो गैजेट देखे क्या सोचे भी नहीं होंगे जिससे उनको ट्रेनिंग दी गई है। और उसका कहना था कि 3.5 लाख जो गुरूर देखें बाइडन का, कि 3.5 लाख जो अपना अफगान फ़ौज है 75,000 तालिबान को माचिस की तीलों की तरह बखेर देंगे। अच्छा। और हुआ क्या
कि भाई देखे ना आप वो 3.5 लाख फौज जिसको इतना ट्रेन किया वो हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए हमारी पाक फौज का कि हम अपने लोगों को खुद ट्रेन करते हैं, खुद उनको करते हैं, और वो हमारी ना सिर्फ सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं बल्कि हमारे पास जो मुश्किल वक्त आता है उस पर भी वो हमारा साथ देते हैं। और ये क्यों है कि फौज और हुकूमत जो है वो आवाम से कनेक्टेड है। और जो कुछ अशरफ गनी के साथ हुआ है ये दुनिया को एक सबक है कि भाई ये देखें अगर आप आवाम से कनेक्टेड नहीं होंगे तो फिर ये होगा। और तालिबान ने जो सबसे बड़ी बात की है ना, उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया है। उन्होंने कत्ल वारत नहीं की। जो पिछले 2 फाल हुए थे, ढाका के 2-3 फाल हुए थे, उसमें बेशुमार तबाही, फांसियाँ और चौराहों पर लटकाना, औरतों को ये करना वो करना, ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है और हमें उनको सपोर्ट करनी चाहिए। हमें उन्हें कंडेम नहीं करना चाहिए, हम हाँ क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अगर वो एक बेहतरी की तरफ आ रहे हैं तो पूरी दुनिया को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। सलमान साहब, आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। अमेरिका यह समझता था कि शायद खाना जंगी होगी और उसने शिया सुन्नी मामले को भी उभारने की कोशिश की, लेकिन तालिबान ये वो तालिबान नहीं लग रहे। इन्होंने बड़ी मामला फहमी से और बड़े ये एक तो काबुल में दाखिल नहीं हो रहे थे, ये काबुल में आके खड़े हो गए, नहीं दाखिल हो रहे थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस वाले भी नौकरियां छोड़ के भाग गए तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो होनी थी और ये इनका एंट्री हुई। देखिए एसआर राणा साहब, एक बात आपको पहले समझनी होगी, अमेरिका ने पहले ताकत के जरिए, जंग के जरिए, बंदूक के जरिए, तशद्दुद के जरिए अफगानिस्तान का मसला हल करने की कोशिश की। ठीक। उसमें नाकामी के बाद फिर एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन को तलाश करने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक। और आप अनफॉर्चुनेटली देखें, ना वो ताकत से अफगानिस्तान को फतह कर सका और ना वो सियासी तौर पर इसको फतह कर सका। आज आप देखिए जब अमरीकी इनखला हुआ है, कोई पॉलिटिकल रेजोल्यूशन अमेरिका या उसके इत्तेहादी नहीं दे सके। यही वो फ्रस्ट्रेशन थी जो पाकिस्तान के अंदर पाई जाती थी और पाकिस्तान बार बार अमेरिकी क़यादत को ये बावर करवा रहा था कि देखिए विदाउट पॉलिटिकल रेजोल्यूशन आपका जो इनखला है वो नए मसाइल को जन्म देगा, लेकिन अमेरिका के पास ये ऑप्शन नहीं कामयाब हो सका कि वो कोई पॉलिटिकल रेजोल्यूशन कराता। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो कॉस्मेटिक्स किस्म का जो मैकेनिज्म अमेरिका ने अफगानिस्तान में डेवलप किया, डॉक्टर अशरफ गनी की क़यादत के कॉन्टेक्स्ट में कुछ पतली हुकूमत बनाई और साथ साथ जो फौज वहां पे बनाई गई वो भी एक आर्जी एक मैकेनिज्म बना। एक मुस्तकिल बुनियादों पर अफगानिस्तान के अंदर वो अपनी लिजिटिमेसी, अपनी क्रेडिबिलिटी को स्टैब्लिश नहीं कर सका। यही वजह है कि जब आज क्राइसिस आया तो आपने देखा कि किस तरह वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। एक बात। दूसरी बात आपको ये देखनी होगी कि जो कुछ वहां पे हुआ, देखिए पाकिस्तानी क़यादत बार बार तालिबान को एक बात उसको बावर करवा रही थी। वो क्या बात थी? देखिए ताकत के जरिए काबुल को फतह नहीं करना, यानी आपने इंगेजमेंट की पॉलिसी इख्तियार करनी। अच्छा, कल लोग जिस अंदाज से बहुत से लोग तबसरे फरमा रहे थे ना कि शायद वहां कोई तशद्दुद होगा, वहां जाके कोई कब्जा होने लगा है, वहां कोई लोगों को मार दिया जाएगा। अब आप देखिए कि वहां एक माहिदा हुआ है और वो माहिदा बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, जहां जिसमें अब्दुल्ला ने भी बड़ा किरदार अदा किया है, अफगान हुकूमत। और अब दोहा में बैठ के ये सारे मामला तय हो रहे हैं कि जो अबूरी सेटअप बनेगा उसका मैकेनिज्म क्या होगा, यानी एक पीसफुल ट्रांजिशन जो है वो अफगानिस्तान में हुई है। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है जो इस वक्त पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। मैं एक बड़ी दिलचस्प खबर शेयर करूंगा, उसके बाद हम आपसे बात करके मैं एक पैकेज है वो मैं चाहूँगा कि वो देखें। दिलचस्प खबर ये है कि जो कल सदारती महल में जिस शख्स ने पहला कदम रखा उसका नाम है अब्दुल कयूम जाकिर। और अब्दुल कयूम जाकिर जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन के नायब सरबराह हैं तालिबान के, एंड ही इज़ द पर्सन जिसको ग्वांतानामो जेल के अंदर एक अरसे रखा गया। कैसा एक सिंबॉलिक बात है कुदरत की, ठीक है ना, कि जिसको आपने पाबंद सलासल किया, जिनके साथ इतना किया। और आप जरा वो पोरस के हाथियों पे भी बात करें, वो रशीद दोस्तम कहाँ चला गया, वो अता मोहम्मद कहाँ चला गया, जिनके मुताबिक कहा जा रहा शुमाली इत्तेहाद और ये वो। मुझे ऐसे लगता है कि तालिबान ने ज़हनी तौर पे भी सबको फतह किया, सब तालिबान को तस्लीम कर चुके थे। देखिए एक आयत है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। यानी कल तक जो कंडेम थे पूरी दुनिया के नज़र में, आपने कहा उन्हें गोदामा बे रखा, उन्हें तशद्दुद किया, और अभी हफ्ता पहले B-52 तैयारों से उन पर हमला किया, लेकिन उन्होंने अपना रिजॉल्व नहीं छोड़ा। उन्होंने एक तहिया कर लिया था कि हमने गैर मुल्की फ़ौजों से अफगानिस्तान को पाक करना है, और वो उस पर कायम रहे। अल्लाह ने उनकी मदद की
और सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो सलमान साहब ने कहा कि वो अब वो तालिबान नहीं है जो कत्लो गारत करिए, गर्दनें उड़ा दो, ये कर दो, वह कर दो। अब वो डेवलपमेंट की तरफ आ रहे हैं। और वो इससे पहले जो ये तालिबान ने अपने वफ्द भेजे थे, चीन भी भेजे थे, फिर अपना रूस भी भेजे थे, यहाँ भी भेजे थे। अब वो डेवलपमेंट की तरफ आएंगे, आप अपना मुल्क बनाएंगे। अगर अपना मुल्क बनाएंगे, डेवलपमेंट की तरफ आएंगे, तो पूरी दुनिया में अमन होगा। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि भाई फ़िरका वारियत के हवाले से वो हमें इंडिया पर नज़र रखनी होगी। इंडिया से आप किसी ना खैर की नहीं तवक्को रख सकते, शर की तवक्को रख सकते हैं। मोदी जो है और उनके हिंदुआता जो है वो शर है, वो खैर उसमें है ही नहीं। और इसमें जो भी हुकूमत तालिबान की बनेगी, और ये दोहा का जिक्र किया सलमान साहब ने, तो जो भी अपना हुक्मरान आएगा वो ज़ाहिर उनका माइंडसेट एक तब्दील शुदा माइंडसेट है। और ये उन्होंने पहले दिन साबित किया है कि कोई कत्ल वारत नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा भी हमें हैंड ओवर करें, हम दरवाजे पर खड़े हैं, हम कोई कत्ल वारत नहीं। ये बहुत बड़ी तब्दीली है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एक पैकेज पहले मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आप दोनों से, और उसके बाद उस पर बात करेंगे। पैकेज देखिए एक ज़रा। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी मुल्क छोड़कर फरार हो गए। सिर्फ 3 माह के कलील अरसा में तालिबान बिला आखिर अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में दाखिल हो गए हैं। उन्होंने अफगानिस्तान की हुकूमत के खिलाफ मौजूदा जदोजहद का आगाज़ अप्रैल में अमरीकी सदर जो बाइडन की तरफ से 11 सितंबर तक अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से निकाले जाने के ऐलान के बाद किया। तालिबान ने मई में अफगानिस्तान के जनूबी सूबे हिल्मंद पर हमला किया और फिर दूसरे सूबों में भी जंग छेड़ दी। अमेरिका की तरबियत याफ्ता और जदीद असला से लैस तकरीबन 3 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी के बावजूद जून के आखिर तक तालिबान ने 50 अजला पर कब्जा कर लिया और अगले माह जुलाई के आखिर तक वो अफगानिस्तान के 370 अजला में से तकरीबन 50% पर काबिज हो गए। अगस्त के अवाइल में पहले सूबाई दारुल हुकूमत ज़रंज पर कब्जा कर लिया। फिर चंद ही दिनों में कंधार, मज़ार शरीफ और जलालाबाद समेत अक्सर सूबाई दारुल हुकूमत उनके कदमों तले थे। सलमान साहब, 2 जो अफ़गान वफ़द हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। एक वफ़द तो अफ़गान जरगे का, कौमी जरगे का, और उसमें मीर रहमान, यूनुस कानूनी, अहमद शाह मसूद हैं। एक और वफ़द भी आया हुआ है, और ये वफ़द जो है इसे कहते हैं गैर पश्तून सियासी रहनुमाओं का। इस वफ़द के अंदर जो है साबिक जो अव्वल नायब सदर थे मोहम्मद यूनुस कानूनी, उनकी उसमें है। हमारी जो सिक्योरिटी जो कौंसल है उसका सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। ज़रा मैं चाह रहा हूँ इस पे ज़रा रोशनी डालें कि पाकिस्तान अब क्या स्ट्रेटजी पाकिस्तान को अपनानी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी, बुनियादी स्ट्रेटजी जो है ना, वो यही है कि एक पीसफुल ट्रांजिशन जो है वो अफगानिस्तान के अंदर हो, और वो उसके अंदर एक अबूरी सेटअप के अंदर तमाम फरीकैन की नुमाइंदगी जो है उसको इंश्योर किया जा सके। एक बात, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि अफगानिस्तान के अंदर अगर हमने आगे बढ़ना है और अबूरी सेटअप में कोई एक फरीक को बालादस्ती नहीं होगी, यानी सब फरीकैन का कोई ना कोई हिस्सा उसमें होगा ताकि वो आगे चलें। एक बात। दूसरी, पाकिस्तान की जो सेंसिटिविटी है वो ये है कि जो इस वक्त एंटी तालिबान फोर्सेस हैं और जो भारत है जिसका भी शफीक अवान ने जिक्र किया, वो जो नेक्सस है वो जो अफगान पीस प्रोसेस को और बुरी सेटअप को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर हमें स्ट्रेटजी बनानी है। दो, तीसरा ये कि अगर वहाँ से लोग वापस आते हैं पाकिस्तान की तरफ, जो हमने अपने बॉर्डर अपने आपको उसको बनाया है, तो इसलिए वहाँ पे भी हमें देखना होगा कि वहाँ से कुछ लोग आते हैं तो अगर वो आएंगे तो कैसे आएंगे, कहाँ उनको रखना है। जैसे पहले पूरे पाकिस्तान में फैल गए थे, कहा जा रहा है कि अब एक स्पेसिफिक एरिया होगा, वो तीसरा स्ट्रेटजी है। चौथा यह है कि अमेरिका का प्लान क्या है। देखिए, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि अमेरिका की फौजी इनखला के बाद कोई ये अगर समझ रहा है कि अमेरिका वहां से विड्रॉ हो गया, वो मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल अमेरिका वहां पे रहेगा किसी ना किसी शक्ल में। अब ये देखना है कि ये जो सारा इस वक्त अबूरी सेटअप बन रहा है, इसमें अमेरिका किस हद तक अपना रोल प्ले करता है और किस हद तक भारत को वो सपोर्ट करता है, क्योंकि भारत इस पूरे प्रोसेस को सबोताज करने की कोशिश करेगा। अभी देखिए ना, ये डॉक्टर अशरफ गनी और उनके सिक्योरिटी एडवाइजर जिस किस्म की बैशिंग करते थे पाकिस्तान के खिलाफ, आज तो वो चले गए ना, भाग गए यहाँ से। अच्छा, उन्होंने तालिबान को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि तालिबान ने कहा कि जब पाकिस्तान हमारा दोस्त है, हम किसी किस्म की किसी मनफी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए कि आज भी इस वक्त भारत के अंदर जो है उनका जो मीडिया है, वो अफगान मीडिया की मदद से ये परसेप्शन बिल्ड करना कि जी सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डालने की जो कोशिश की जा रही है। तो पाकिस्तान को इस वक्त अपनी स्ट्रेटजी के अंदर ये जो आज की कौमी सलामती का इजलास हो रहा है, इसमें बुनियादी तौर पे जो फाला उठा है इस वक्त अफगान हुकूमत का, उसके बाद की पैदा होने वाली सूरत हाल पे पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको डेवलप करना होगा। शफीक साहब, मैं हम बात बार बार कर रहे थे
अफ़गानिस्तान और इंडिया के नेक्सिस का कि ये मिल के कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तला जनाब फवाद चौधरी साहब ने कल जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि हमें ज़मीनी हक़ाइक़ देख कर अपने फ़ैसले करने, और उन्होंने कहा कि अमेरिका को हमसे पूछ के तो नहीं आया था, ना पूछ के इनकला किया है। उन्होंने जो गुफ्तगू की मैं उनकी गुफ्तगू थोड़ी सी सुनाऊँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। वो गुफ्तगू ज़रा सुनिए फवाद साहब ने क्या कहा। हमारे एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है, एक बड़ी ट्रबल्ड रीजन है हमारी, और हमें अपनी हक़ाइक़, ज़मीनी हक़ाइक़ हमारे अपने होते हैं, उसके मुताबिक फ़ैसले होते हैं। सोवियत यूनियन ने 1979 में अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, हमसे पूछ के नहीं किया। उसामा बिन लादेन ने न्यूयॉर्क को जाके बम कर दिया, हमसे पूछ के नहीं किया। अभी अमेरिका जो है बोरिया बिस्तर उठा के चला गया, हमसे पूछ के नहीं गया। फवाद साहब की जो गुफ्तगू का मैं समझाऊँ वो ये है कि भाई आप अपना गंद खुद समेटे, हम पे डालने की कोशिश ना करें। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि जो अफ़गानिस्तान और इंडिया का एक, अब अफ़गानिस्तान का वो ऐसा सच वैसे तो नहीं रहा, लेकिन जो भगोड़े हैं, जो पोरस के हाथी भाग गए हैं, वो कोई बाज तो नहीं आएंगे, और अमेरिका तो बाज नहीं आएगा। देखिए ये प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि अमेरिका का 20 साल गंद वो चाहता है कि हम साफ करें। हाँ, ये हमने नहीं करना, ना ही हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और फिर जो कौमी सलामती कौंसिल कमेटी की मीटिंग हो रही है, बड़ी अच्छी बात है। मेरी तो तजवीज़ ये है कि अगर पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाएं, और अपोजिशन से मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कम अज़ कम इस मसले पे आके आप हुकूमत का साथ दें, क्योंकि ये पाकिस्तान का मामला है। ये किसी हुकूमत, किसी इमरान खान की सियासत का मामला नहीं है। ये पाकिस्तान की बका का मामला है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मामला है। अगर आप तालिबान, अफगानिस्तान में जो सूरत चेंज हो रही है, उसमें अपनी सियासी जो है ना वो एक साइड पर रख दें और आएँ और पाकिस्तान के लिए बात करें, पाकिस्तान के लिए जो आप असम्बली में तकरीरें करें, वो बजाय हुकूमत पे तनकीद करने के आप एक सोल्यूशन दें, प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। प्रॉब्लम तो ऑलरेडी है, मसाइल इतने, उसका सोल्यूशन दें ताकि कोई ऐसे जॉइंट स्ट्रेटजी, जॉइंट अपना प्लानिंग कर सकें जिसमें कि पूरी कौम इससे बाहर आ सके। ये अपना जो कमेटी का इजलास हो रहा है, सिक्योरिटी कमेटी का इजलास, अच्छी बात है, और उसमें ज़्यादा पोजीशन के मेंबरान भी होंगे, पोजीशन लीडर वगैरह होंगे, तो आप इसको, इसका प्रोस्पेक्टिव, अच्छी बात की आपने, प्रोस्पेक्टिव ब्रॉडर कर लें और जॉइंट सेशन बुला लें, उसमें आके ये डिस्कस करें। एक चीज़ देखें, पिछले काफ़ी दिनों से हम बात कर रहे हैं, हमने एक अपने प्रोग्राम में भी कहा कि हमने कराची में एक ऑपरेशन किया दहशतगर्दों के खिलाफ, और इंडिया से जो ट्रेंड आया वो ट्रेंड ये था कि जी वहाँ पे जो खाना जंगी है वो शुरू हो गई, और उसके बाद उस ट्रेंड को रीट्वीट इतना ज़्यादा किया गया हज़ारों की तादाद में। और फिर ये जो हाइब्रिड वार है, और ये जो जिसे कहते हैं कि ये जो जदीद दुनिया के तकाजे है, जिसका फवाद साहब ने भी कहा, हमें मेरा ख्याल है इस मोर्चे के ऊपर भी पूरी तवज्जो देनी चाहिए। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ इसार राना साहब, सैंक्शन पाकिस्तान एक, और दूसरा सिविल वॉर इन कराची, ये दो ऐसे ट्रेंड जो हैं, इसके पीछे जो पूरा खेल था ना पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, जो इंडियन लॉबी ने, अफगान लॉबी ने डेवलप किया यहाँ पर बैठ के, आप मुझे बताइए कौन सी सिविल वॉर कराची के अंदर हो रही है? हाँ। कौन सा ऐसा सिचुएशन आ गया कि आप पाकिस्तान पे सैंक्शन की बात कर रहे हैं, और उसमें पाकिस्तान के अंदर भी हैं, उसमें पीटीएम के लोग भी शामिल हैं, और इसको प्रमोट कौन कर रहा है? हमारे अपोजिशन के लोग। हाँ, वो भी देखिए, वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन मैं एक और बात जो भी आपने की ना अफगान कॉन्टेक्स्ट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अफगान तालिबान का भी अब इम्तिहान शुरू हो चुका है। वो जो आपने मुझसे पूछा था ना कि ये नए तालिबान है, ये वाकई ये नए तालिबान लगते हैं, क्योंकि उनको एक बात की समझ आ गई है कि अब अगर हमने आगे लंबा इक़्तिदार में जाना है तो हमें दुनिया को इंगेज करना है। इसलिए वो ह्यूमन राइट्स की बात भी कर रहे हैं, वो वुमेन राइट्स की बात भी कर रहे हैं, वो इंगेजमेंट की बात भी कर रहे हैं, वो पीस को की तरफ जा रहे हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, और वो रिलेशनशिप के साथ बात कर रहे हैं। यानी चाइना से वो मिल रहे हैं, जर्मनी से वो मिल रहे हैं, उनको पता चल गया ईरान से उन्होंने सर ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि खुद अफगान तालिबान को अपना पुराना पर्सपेक्टिव जो है ना उसको रिविजिट करना है, और दुनिया को ये बावर करवाना है कि आप हमें पुराने तालिबान के तौर पे ना देखें, हम एक नए तालिबान है जो दुनिया के साथ, नया अफगानिस्तान, और हम दुनिया को इंगेज करना चाहते हैं, अपने साथ मिलकर चलना चाहते हैं। याद है हम फिल्में देखते थे तो कहते थे शर्तिया नया प्रिंट, ये बिल्कुल अब शर्तिया नया प्रिंट आया है, और आपने कल उसका मुजाहरा देखा है। बिल्कुल ठीक है। मैं शॉर्ट एक कमेंट आपका चाह रहा हूँ, फिर इसका मैं फिर ब्रेक में जाना चाह रहा हूँ। ये जो पाकिस्तान में लोग बैठ के और गैर मुल्की एजेंडे का हिस्सा बनते हैं
और उस पर अभी मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा जी हमें गद्दार कह दिया। उन्होंने पूरी ना उस खबर को पूरा पढ़ा, ना उस सारे उसको तफसीलात को पढ़ा। भाई हमने कहीं पे भी हुकूमत ने ये नहीं कहा कि ये गद्दार हैं, लेकिन क्या आप इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि आपके मीडिया सेल उन चीजों को प्रमोट करते रहे? क्या आप इस बात को डिनाई कर सकते हैं? एक जुमला और, कि क्या आप इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि जितना एंटी पाकिस्तान वो चलता है आप लोग उसको रिट्वीट कर रहे होते हैं? क्या इसको डिनाई किया जा सकता है? रात को ने खाने में कुछ मुस्लिम लीगी भी थे, दूसरे सियासतदान भी थे, तो मैंने उनसे कहा कि पहले कहीं यहाँ पे सियासी बात नहीं होगी, जहाँ 4 सियासतदान हो वो सियासी बात ना होगी, कैसे मुमकिन है? तो वो उन्होंने शुरू कर दी। मैंने कहा देखें भैया ये ट्रेंड वाली बात आ गई। मैं कहा देखें ये मेरे पास को 25-30 थे, मैंने कहा ये देखें ये ट्रेंड चला है, क्या आप समझते हैं कि ये अपना पाकिस्तान के हक में? कहते हैं नहीं। मैंने फिर लिस्ट देखी, मैं कहा ये देखें आपके लोगों ने इसको रीट्वीट किया है, हाँ, और नॉन लोगों ने किया है, ये नहीं क्योंकि XYZ किसी वर्कर ने कर दिया, किसी उनके अपना मतवाले ने कर दिया। मैं कहा इसमें 2 लोग उसमें बैठे, मैं कहा सर मैं नाम नहीं लेता, भट्ट साहब ये आप हैं, ये आप हैं, तो क्या आपने ये पढ़ा? कहता नहीं मैं तो हमें ट्वीट करता है, रीट्वीट। मैं कहा यानी जो भी, मैं कहा हुकूमत के खिलाफ आप करें, लेकिन जहाँ रियासत आती है, जहाँ पाकिस्तान का सवाल आता है, उस पर अपनी अकल इस्तेमाल करने का नहीं मैं तो हमें करते हैं क्यों होता है। मैं कहा इससे होता ये है कि ये पाइल अप हो जाता है, और ये सिर्फ अगर आप कहते हैं ना कि मैं पहला एक पत्थर मारे सी, तो अगर आप एक पत्थर मारेंगे सारे पत्थर मारेंगे तो वहाँ पहाड़ बन जाएगा, इसको अवॉइड करें। ये जो शफीक अमान ने एक बड़ी अहम बात उठाई है ना, एक है हुकूमत मुखालिफ बयानियाँ, वो हर एक का राइट है, वो हर एक का रियासत मुखालिफ बयानिए के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और हमारी पूरी नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां, रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां, हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारा मीडिया, हमारा दानिश्वर, हमारे मजहबी लोग, इन सबको एक बात सोचनी चाहिए, ये रियासत है तो हम हैं, ये मुल्क है तो हम हैं। अगर आप अपने जो क्रिटिसिज्म है, अपना तासुब है, अपनी पॉलिटिकल बाइसनेस है, उसको बुनियाद बना के रियासत के खिलाफ जब खड़े हो जाएं और आप ये ट्रेंड डेवलप करना शुरू कर दें, यहां से बैठ के उसको रीट्वीट करें, सैंक्शंस पाकिस्तान, सिविल वॉर इन कराची, अच्छा फिर फौज के खिलाफ बात करना शुरू कर दें, आप इदारों के खिलाफ बात करना शुरू कर दें। अच्छा वजह क्या है? वजह यह है कि आप हुकूमत की मुखालफत में इतने आगे चले जाते हैं कि आप रियासत के मफादात को, रियासत के इंटरेस्ट को भी वायलेट करते हैं। तो मैं समझता हूं ये बात, ये जो रेड लाइन है, इसको क्रॉस करना जो है, मुझे लगता है कि इस पर हमारी सोसाइटी को जरा एजुकेट करने की जरूरत है कि वो देखें कि कौन सी वो रेड लाइन है जिसको क्रॉस करने की हमें इजाजत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में आते हैं। और वो लोग जो रियासत मुखालिफ बयानिया के साथ खड़े होते हैं, पूरी कौम को भी उनका घेराव करना चाहिए, क्योंकि आप सियासी तौर पे जितनी मर्जी जंग करें, जब वतन की और मट्टी की बात होगी तो चाहे कोई कुछ भी हो, चाहे वो यहाँ बैठा हो, चाहे वो लंदन बैठा हो, चाहे कहीं भी बैठा हो, अगर वतन के खिलाफ बात करेगा तो हम उसका मुहासबा करने का पूरा हक रखते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। दुनिया झुकती है जब आप में जज्बा हो, दुनिया सलाम करती है जब आप में सलाहियत हो, दुनिया मानती है जब आप मुश्किल से लड़ जाते हो। पाक सरजमीन के रखवालों की यही शान, पाक सरजमीन के बसने वालों का मान है। 12 जाबाज टीमें, 60 तवील और कठिन घंटे, 30 किलोमीटर दुश्मन जैसे इलाके में, हर लम्हा नए चैलेंजेस, हर पल पहले से मुश्किल तर। किसकी होगी जीत? कौन करेगा गोल्ड अपने नाम? 60 hours,
to glory. शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और सबसे पहले तो मैं मकबूजा कश्मीर के गयूर मुसलमानों को सलाम पेश करता हूँ, जो इतने जुल्म सितम जबर इस्तेबदाद के बावजूद भारतीय फ़ौज के संगीने लेके खड़ी है और 13-14 साल तक की उम्र के जितने बच्चे हैं उन्हें उठा लिया गया है, तहाड़ जेल, हैदराबाद जेल, पता नहीं कहाँ कहाँ फेंक दिया गया। इसके बावजूद वो अज़्म की एक अजीम मिसाल के तौर पे सामने खड़े हैं। सलमान साहब, कल भारत का यौम आज़ादी था और LOC के दोनों तरफ यौम सियासत के तौर पे मनाया गया। मकबूजा कश्मीर के अंदर मुकम्मल हड़ताल हुई, दुकानें बंद रहीं, रैलियां निकाली गईं। मैं समझता हूँ भारत के लिए इससे ज़्यादा और शर्मिंदगी का मुकाम कोई नहीं। आप, मैं और शफीक अवान यहाँ पे बैठ के क्या कहते हैं, इससे बढ़ के जो बात जो हमें समझनी चाहिए कि आज दुनिया के ह्यूमन राइट्स के सबसे बड़े इदारे यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, यूरोपियन यूनियन, अमेरिकन ह्यूमन राइट्स कांग्रेस रिपोर्ट, आप किसी रिपोर्ट को उठा लें, सब ये कह रहे हैं, BBC की रिपोर्ट उठा के देखें आप, वो सब ये कह रहे हैं कि इस वक्त तारीख की बदतरीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी जो है ना भारत मकबूजा कश्मीर में कर रहा है। और BBC ने तो अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मकबूजा कश्मीर एक हुकूमत खाना है जहां इंसानी जिंदगी को मुस्तकिल बुनियादों पर आपने मफलूज करके रखा। बिल्कुल है। अच्छा, ऐसे जेल बना के रखा हुआ है। ऐसी सूरत हाल में कश्मीरी नौजवानों की, खास तौर पे जो पढ़े लिखे नौजवान, जो बिल्कुल लड़के लड़कियां, जिस अंदाज से वहां पर एक पीसफुल मुजामत कर रहे हैं, पुरअमन, यानी पहले कहते थे कि ये मुजामत पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं थी, अब तो ये साबित हुआ ना कि बंद किया हुआ चारों तरफ से। अब तो दुनिया कह रही है कि ये मुजामत इंटरनल है। इतनी पीसफुल मुजामत और इतनी साबित कदमी, और उसके बावजूद हिंदुस्तान की हड्डरमी। और इसमें सबसे बड़ी इजाफा क्या हुआ, वो लोग जो कल तक प्रो इंडिया थे मकबूजा कश्मीर में, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, आज वो भी भारत को ये कह रहे हैं कि कोई डायलॉग नहीं होगा आपके साथ जब तक आप 370 और 35A को वापस नहीं लेंगे। इसका मतलब ये है कि ये एक मैसेज है भारत के लिए कि जो कुछ वहां पर इस वक्त ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में आप कर रहे हैं, उस पर आलमी दुनिया को भी सोचना चाहिए और भारतीय हुकूमत जो मोदी सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, उसे भी सोचना चाहिए कि वो ये क्या खेल खेल रही है जिससे कश्मीर में वो अपना मुकदमा रोजाना की बुनियाद पे कमजोर करिए। एक रिपोर्ट में आपको दिखाता हूँ शफीक साहब, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा। एक रिपोर्ट देखिए जरा आप। अच्छा, अब शफीक साहब, जैसे अभी सलमान साहब ने एक बात की कि जो दुनिया को इन्होंने, भारत ने तासुर दिया हुआ था वो ये था कि जी दरअंदाजी होती है और घुस बैठिए और ये और वो। अब तो चारों तरफ से बंद है। अब तो जो हो रहा है वो कश्मीरी खुद कर रहे हैं और पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम अकेले नहते बिल्कुल जो है वो भारत के सामने खड़े। देखिए, इंडिया बड़ा फख्र से कहता है कि उसने कश्मीर को लॉकडाउन किया हुआ है, 7 लाख फौज उसने की हुई है और बिल्कुल घेरे में, ना को परिंदा पर नहीं मार सकता। लेकिन मैंने कल एक वीडियो देखी जिसमें एक कश्मीरी बच्चा, 10-11 साल का बच्चा होगा, इंडियन फौज अपने, उसने जो अपना उनकी जो गनशिप थी उसके सामने पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। वाह वाह। और कह रहे हैं मारो मुझे। वाह। अब इस जज्बे को आप कैसे रोकेंगे? उस हिसार में कोई कैसे दाखिल हो सकता है जिन्होंने बिल्कुल उसको लॉकडाउन किया हुआ है? और ये जो जज्बा है ना, ये कश्मीरी नौजवानों का जज्बा है। वो जो एक पहले मिथ थी कि पाकिस्तान से गए, वहाँ से गए, यहाँ से गए,
और अब अपना इंडिया को समझ आ जानी चाहिए कि भाई ये बैरूनी अपनी मुदाखलत नहीं है, ये कश्मीर के लोग वो नहीं चाहते कि उस पर अपना इंडिया उन पर तसल्लुत रखे, और ये एक दिन लावा फटेगा तो फिर ये जो है कश्मीर को आज़ादी मिलेगी। और जिस तरह उन्होंने आप देखें हमने कितने जुलूस जलसे कवर किए हैं, आंसू गया से हम भागते थे, क्या नहीं करते थे अपने बचाव के लिए, लेकिन जहाँ 7 लाख फौज है, लोगों ने दुकानें बंद कराई, लोगों ने मार्केटें बंद कराई और ये एहतजाज किया कि भाई हम आपके 15 अगस्त को नहीं मानते, हम आपके यौम आज़ादी नहीं, ये हमारे लिए यौम गुलामी है, और इंशाल्लाह वो यौम गुलामी से एक दिन बाहर आएंगे और इंशाल्लाह वो आज़ाद होंगे इंशाल्लाह। वो रिपोर्ट मैं चाह रहा था हम शेयर करें, रिपोर्ट देख लीजिए। मासूम कश्मीरियों पर जुल्म सितम के खिलाफ भारतीय यौम आज़ादी के मौका पर कश्मीर में यौम स्याह मनाया गया। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने 15 अगस्त भारत के यौम आज़ादी के मौका पर हड़ताल की और भरपूर तरीके से यौम स्याह मनाया, जिसका मकसद भारतीय गासिबाना तसल्लुत और जुल्म सितम के खिलाफ आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल कराना है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अपील पर मुकम्मल हड़ताल की गई। गासिब मोदी सरकार ने एहतजाजी मुजाहरे रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए और मकबूजा वादी को जेल में तब्दील कर दिया गया। कश्मीरियों को राब्तों से रोकने के लिए इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। हर तरफ सन्नाटे का राज रहा, मगर मोदी सरकार के ये घटिया हथकंडे कश्मीरियों के जज्बों को शिकस्त नहीं दे सकते। तो याराने हुनर कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी, ये हमारा यकीन है। शफीक साहब, मैं चाह रहा था शहबाज शरीफ साहब की तरफ आना, उनके जो बयानात हैं उसमें अब बड़ी मैंने वाज़ेह तब्दीली देखी है। मैं तो देखें बात यह कि जो भी लीडर है, चाहे उससे जितना मर्जी इख्तलाफ हो, अगर वो कौमी धारे का हिस्सा बनता है, अगर वो पार्लिमानी निज़ाम को लेके चलना चाह रहा है, तो मैं समझता हूँ कि सियासी इख्तलाफ के बगैर तो जमहूरियत का हुसन ही कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के इस बयानिए की तब्दीली के अंदर के पीछे आप समझते हैं कि वो नवाज शरीफ के उससे शेड से बाहर निकल रहे हैं और वो अपना बयानिया जो है वो लेके आगे आ रहे हैं? बहुत बड़ी बात की है कि हमें ज़ाती अनाज से बाहर आकर फैसले करने होंगे। ये बहुत बड़ी बात की है कि आप बजाय कि जो हुकूमत से आपका बुग़्ज़ है या बुग़्ज़ इमरान है या बुग़्ज़ हुकूमत है, उससे बाहर आएँ और ज़ाती अनाज से बाहर आके आप कोई हुकूमत के कोई पाकिस्तान के लिए कुछ करें। और ये सिर्फ हर वक्त ये ना लापते रहें कि देखें सुबह 7 बजे उठते हैं और रात 1 बजे तक जी अपना हमारा लीडर जो है बेगुनाह है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने आपको डिक्लेयर किया कि आपने ये गुनाह किया, मुजरिम है। तो आप बजाय कि उस हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानने के आप एक नई नई तावीलें पेश करते हैं। और शहबाज साहब ने कहा है ना कि आप चले ज़ाती अनाज छोड़ दें, आगे आएँ और पाकिस्तान के लिए कुछ करें। और ये बयानिया जो है, जो पूरी मुस्लिम लीग नून के एक टोला लापता है, ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। और ये वो यकीन करते हैं, बार बार इस प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं, वो जिक्र करते हैं, वो अपना प्रेफर करते हैं पार्लियामेंट को। बिल्कुल कि जो मसाइल हैं आप पार्लियामेंट में लेके आएँ, क्योंकि वो टोला जो है पार्लियामेंट में नहीं है, चंद एक हैं, मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए वो हमेशा ये पार्लियामेंट की बात करते हैं कि पार्लियामेंट में लाएं और पार्लियामेंट में मसले हल करें। ज़ाती अनाज से बाहर आके आप पाकिस्तान के लिए कुछ करें। मसला देखिए ना, अब मुस्लिम लीग नून का मसला ये है कि 2023 के इंतखाबात में अगर उन्हें जाना है तो इस बयानिए के जो तजादात है ना, उससे बाहर निकलना है। ये नहीं हो सकता कि 23 के इंतखाबात में जाना है तो 2 बयानिए, एक टकराव का बयानिया और एक मफामत का बयानिया साथ लेके चले। वो मना उनको वोटर भी कंफ्यूज होगा, उनका कैंडिडेट भी कंफ्यूज होगा। इस पे थोड़ा कमेंट्स कीजिएगा कि मरियम नवाज, अल्लाह उन्हें सेहत दे, उनका दोबारा कोरोना टेस्ट जो है पॉजिटिव आ गया। ये सियासी पॉजिटिव कोरोना टेस्ट जो होते हैं ये भी बड़ा मानी खेज होते हैं, जिससे जबान बंदी हो जाती है और आप कैमोफ्लाज कर जाते हैं, छुप जाते हैं जाके। देखिए, एक होती है पॉपुलर सियासत, एक होती है अमली सियासत। शहबाज शरीफ जो है इस वक्त अमली सियासत को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, मरियम पॉपुलर सियासत को कर रही हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर आपने इस बयानिए की टकराव के अंदर जो तजाद है उसको ख़त्म नहीं करना, तो आप 2023 के नैरेटिव क्या बिल्ड करेंगे? बिल्कुल उसकी कन्फ्यूजन है। इसलिए शहबाज शरीफ चाहते ये हैं कि बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ साहब जो है ये फैसला कर लें और पार्टी को एक अमली सियासत के साथ जोड़ने की कोशिश करें जिसको वो लीड कर रहे हैं। लेकिन अब ये फैसला क्योंकि शहबाज शरीफ ने नहीं करना, ये फैसला नवाज शरीफ ने करना, इसलिए वो उनकी तरफ देख रहे हैं। लेकिन इसमें जितना डिले होगा ना, इसमें जितना डिले होगा मैं आपको बताऊं, उतना ही नुकसान मुस्लिम लीग नून को होगा। और ये मैं बहुत से लोगों को, शफीक अवान साहब भी मिलते हैं मुस्लिम लीग के लोगों से, मैं भी मिलता हूं, मुस्लिम लीग नून के लोग इस वक्त कंफ्यूज है। आप दोनों का मतलब है कि मुझे कोई नहीं बुलाता? नहीं, आपको भी बुलाते होंगे सर, आप भी मिलते होंगे, लेकिन आप नहीं, मैं कह रहा हूं हम तीनों की बात कर लेते हैं। लेकिन जो लोग आप निकाल ही देते हैं,
जो लोग भी मुस्लिम लीग की इस वक्त सियासत कर रहे हैं उनको ये पता है कि अगर उन्होंने जाके इलेक्शन सियासत करनी है 2023 में तो इस नैरेटिव के दरमियान जो कंफ्यूजन है ना वो खत्म करना पड़ेगा। अच्छी बात की कि वो लोग कहते हैं कि भाई कश्मीर तो सियालकोट से सबक सीखें, आगे भी यही होगा अगर हम कश्मीर से सबक सीखें, कश्मीर के इंतखाबात सीखें, सियालकोट का इलेक्शन देखें। अच्छा तो सलमान साहब, शफीक साहब, ये आपके पास जो मोबाइल है खासे महंगे हमारे, जाहिर है मजबूरी है हमें ये करना पड़ता है, लेकिन कैसा फील करेंगे कि एक दिन हम तीनों के पास पाकिस्तान का मोबाइल हो और हमारे पास तीनों जो हैं हम पाकिस्तानी मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हो, कैसा फील करेंगे? क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ मैं भला, आपने ये खबर मुझे दी थी, आपने मुझे व्हाट्सएप की थी, ये शफीक साहब जो है ना ये मुझे ना खुद सोते हैं ना मुझे सोने देते, सारा दिन मुझे ना ये भेजोते हैं, ऐसे भी गाल कर दी तो ऐसे भी कर बेचैन है ना, बेचैनी इनके अंदर बहुत रहती है। लेकिन जो बेचैनी है ना सर, यही जिंदगी की अलामत है, यही चीजों को निकालती है, नई चीजों को तलाश करने में मदद देती है। जो बड़ी दिल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, मुझे फख्र है कि हमारा जो स्मार्टफोन्स है अब वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 5500 पहली एक्सपोर्ट हमने भेज दी यूएई को, ग्रेट, ठीक है। तो एक अगर हम इस तरफ आ गए यार तो वो दिन दूर नहीं है हम अपना मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, हम क्यों लाखों हजारों रुपए खर्चे गैर मुल्की मोबाइल्स पे। बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये देखें ये भी ना ये जो ये क्रेडिट भी इस हुकूमत के में आया है, बिल्कुल ये पहली बार मोबाइल फोन ना बनाया, सिर्फ बनाया बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी अच्छी बात होगी कि हम बजाय बाहर के महंगे फोन खरीदने के हम मेड इन पाकिस्तान खरीदें, और मेड इन पाकिस्तान जहाँ आप रहते हैं ना, मेड इन योर कंट्री, जब वो आपके चीज आपके हाथ आती है ना तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है, बिल्कुल, और आप फख्र करते हैं कि भाई इट इज मेड इन पाकिस्तान। आप देखें वो मैं अमेरिका में था तो वहाँ पे फुटबॉल यहाँ से जाते थे, दूसरी चीज़ें यहाँ से जाती थी, फिर वो अपना गोल्फ की स्टिक्स यहाँ जाती थी, तो वहाँ मैंने कहा, जब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये इट इज मेड इन पाकिस्तान और आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ओ ग्रेट यू मेड, मैंने कहा हाँ ये हमारे मुल्क से आते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक आपको ना मॉरल बूस्ट देता है, और साथ आपके ना साथ आपकी इकोनॉमी भी, बिल्कुल जितना हम इंपोर्ट करते हैं, टैक्स देते हैं, राना साहब ये चीजें साबित करती हैं कि मसला पोटेंशियल का नहीं है। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान में लोग बहुत कुछ डेवलप कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। सवाल यह है कि आप वो एनवायरनमेंट क्रिएट करें, आप वो अपनी पॉलिटिकल कमिटमेंट शो करें, जहां खुद से इनिशिएटिव लेने की जो हौसला अफजाई है ना वो होनी चाहिए। जब आप इस तरह के कामों की हौसला अफजाई करेंगे तो आप देखिए जब पाकिस्तान बहुत जल्द अपने आप को उस जगह पे ले जाएगा जहां हम उसका सोचते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, ख्वाब देखते हैं। तो ये उसी चीज के एक इनिशिएटिव है जो इस वक्त लिया हमारी ना प्रोडक्शन टीम ने खासी मेहनत की है और उसने 3-4 रिपोर्ट बनाई। एक रिपोर्ट इन्होंने इस पे स्मार्टफोन पे भी बनाई है, मैं चाह रहा हूं वो भी हम शेयर करें। अच्छा, वो कहते हैं कि स्मार्टफोन वाली में चूंकि अभी बहुत सारी नई जिद्दतें आ रही हैं तो वो अपडेट करके हम उसको अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। अब आ जाए शफीक साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर। सलमान साहब, मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब एक अरसे से ये कह रहे हैं कि माफियाज जो हैं वो मुल्क को घेरे हुए हैं, इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। माफियाज के गले में भी अब गिरेबान में भी हाथ डाला है। और ये जो शुगर मिल्स को कहा गया ना 44 अरब रुपए, इट्स अ बिग अमाउंट सर, ठीक है ना, ये अदा करें, और फिर ये कहा गया कि 2 माह में अदा करें। तो मैं समझता हूँ कि सलमान साहब कौमी खजाने के अंदर ये बहुत बड़ा, कौड़े खजाने के को छोड़ें, एक इतना बड़ा पैगाम है तमाम माफिया के लिए। ये जो लोग कहते थे ना कि जी पैसा नहीं वापस आ रहा, करप्शन के ऊपर, बदनवानी के ऊपर, लूट मार के ऊपर, उसकी एक मिसाल ये 44 अरब रुपए है। और मैं ये समझता हूँ, देखिए ये बहुत बड़ा ताकतवर माफिया था, और इस ताकतवर माफिया ने पंजाब असेंबली में अपनी हमायत में कानून साजी भी कर ली थी, और प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान ने मुदाखलत करके उसको पीछे उसको रिवर्स करवाया, और ये साबित किया वो जो कहते थे ना एटीएम मशीनें, ये जी शुगर माफिया, ये इनके साथ नेक्सिस हो रहा था, उसको उन्होंने तोड़ा। और पहली दफा तारीख में जो अब जो किसान थे उनको हुकूमत को आपस में एक किया, और उसमें से ये जो मिडल मैन है इसको निकाला। अच्छा, अब आप ये देखिए सारी शुगर मिल एसोसिएशन जो है इस वक्त रो रही है, और वो ये कह रही है कि जनाब ये क्या आप हमारे साथ करने जा रहे हैं, और जो किसान है वो सबसे ज्यादा खुशहाल है। वो प्राइम मिनिस्टर को कल कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर को कल वो कह रहे हैं कि जनाब आप हमें एक जुमला कहना है शफीक साहब, इस सारे में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो
हुकूमत के अंदर भी लोग थे, उनको भी माफ नहीं किया गया। मतलब एहतसाब में ये नहीं हुआ कि उनको माफ कर दिया गया, वो उनको भी उसी कटहरे में लाया गया, उनको भी उसी तरह सजा दी गई। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत की जानिब से तो क्लियर मैसेज है कि भाई किसी को माफी नहीं है। देखिए एहतसाब सबका होना चाहिए और सबका हो रहा है। फिर ये जो 44 अरब रुपए हैं, इसमें जो मेजॉरिटी जो आप देखें वो ग्रोअर हैं, वो इस वक्त हुकूमत में शामिल। हाँ जी, हुकूमत में शामिल। और हुकूमत ने बिल्कुल उनको माफ़ी नहीं दिया, माफ़ी नहीं दी कि जिसके ज़िम्मे जो बनता है पाकिस्तान का टैक्स का पैसा, मेरे और आपका टैक्स का पैसा, वो सही तरीके से खर्च हो और सिर्फ जो है वो जो हमारी डेवलपमेंट में खर्च हो। अब देखिए शुगर माफिया ये 70 साल से चला आ रहा है और देखिए हम अगर 58 के अखबार देखा, 67 का देखा, 90 के अखबार देखे, उस वक्त चीनी की महंगी की चल रही है। और ये पहली दफा हुआ पाकिस्तान की तारीख, पहली दफा हुआ तारीख में कि इनको पंजाबी में कम इजाजत दे नथ पाती है और वो तड़प रहे हैं भैया आपने जो इतना लूटा है तो उसको आप वापस करें। ये अब जाएंगे लिटिगेशन में सब कुछ जाएंगे, लेकिन आईपीपीस को भी आईपीपीस का भी मामला देख लें। आईपीपीस में भी हुकूमत ने अरबों रुपए जो है वो वापस लिए। तो ये तो मैं समझता हूँ। और आप देखिए ना, एक ऐसा माशरा जिसमें माफियाज इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि वो रियासत को भी यकमाल बनाते हैं, वो हुकूमत को भी यकमाल बनाते हैं। और ऐसे सूरत हाल में हुकूमत का इनके खिलाफ खड़ा होना और बड़ी अपनी एक मजबूत पॉलिटिकल कमिटमेंट शो करना, अपने ही लोगों को नाराज करना। अपनी पार्टी के अंदर से लोग ये कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये ना खोलें, हमारी हुकूमत गिर जाएगी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हुकूमत की, जो इस वक्त उन्होंने इसको इनिशिएट किया। मुझे उम्मीद है कि बाकी जो इस वक्त जो है ना शोबाजात, उसमें भी जो स्ट्रॉन्ग माफिया है उनकी भी सरकोबी की जाएगी। नियत साफ मंजिल आसान, नियत उन्होंने की और मंजिल उनको मिल गई आगे। अच्छा शफीक साहब, मैं चाह रहा था कि ये जो शुगर माफिया है, आपने बताया कि जब से पाकिस्तान बना तब से इनका बड़ा होल्ड है। अब यूटिलिटी स्टोर्स आवाम की हुकूमत की जानिब से रिलीफ देने के लिए होते हैं। इन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स का भी कोटा अपने नाम कर दिया, उनको भी इधर कर दिया। मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने पहली दफ़ा एक ऐसा इकदाम किया है जिससे बाकी जो आटा माफिया है, घी माफिया है, उनको भी आप अगर इजाजत दें, आपने नाथपाती तो एक पंजाबी का लफ्ज, उन्होंने भी कान हो गए नहीं कि अब इस तरह नहीं चलेगा, जान नहीं छूटेगी, जान नहीं छूटेगी। ये बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, प्रोग्राम का जरा वक्त खत्म हो रहा है तो दो छोटी छोटी खबरें हैं। मैं चाह रहा था कि एक अच्छी खबर ये है कि जो यूएई है उसने साइनोफार्म वैक्सीन लगाने वाले जो हैं उनको भी दाखिले की इजाजत दे दी और ये बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है। एक बड़ा कंट्रोवर्सी चल रही थी कि आप ये वाली लगाएंगे तो वो नहीं जाने देगा, वो लगवाएंगे तो वो नहीं जाने देगा। पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं जो बाहर जाना चाहते हैं दुबई में काम के वाले से, वो बहुत परेशान थे। उनकी ये परेशानी जो है उसका अजाला जो है वो कल के इस फैसले से हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक। शफीक साहब, अब इस पे एक रिपोर्ट है, मैं चाह रहा हूँ वो दिखा के फिर मैं आपसे कमेंट लूँ। वो रिपोर्ट देख लीजिए, हमारे बच्चों ने मेहनत की है प्रोडक्शन के, तो वो मैं चाह रहा हूँ कि वो देखें ज़रा। पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है कि मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई ने चीनी कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म लगवाने वाले मुसाफिरों को मुल्क में आने की इजाज़त दे दी। दस्तावेज़ात के मुताबिक यूएई हुकूमत की वेबसाइट पर साइनोफार्म को पहले नंबर पर रखा गया है। यूएई में दाखिले से कबल मुसाफिरों को वेबसाइट पर अपनी तफसीलात देना होंगी। शफीक साहब, पाकिस्तानी हुकूमत ने इस हवाले से बहुत मेहनत की है और क्योंकि ये जो लोग वहाँ जाते हैं ये बेचारे गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं। आपको याद है शहजादा सलमान जब पाकिस्तान आए, मोहम्मद बिन सलमान, तो बड़ा खूबसूरत जुमला, यकीन करें मुझे तो वो जब भी सोचता हूँ मुझे बड़ा फील होता है कि हमारा एक वज़ीर आज़म ऐसा भी है जो उनके कान में ये कह रहा था कि वहाँ जो गरीब पाकिस्तानी है, मुझे उनसे बड़ी मोहब्बत है, वो मेरे दिल में धड़कते हैं। तो ये जो लोग और जो कैदी वहां से आए हैं सर, वो बहुत बड़ा काम किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान। बाकी देखे ना, बाकी जो होते थे उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट होते थे। माजी में देखें उनके वहाँ विलाज हैं, उनके वहाँ पैलेस हैं, तो वो उन्हीं की बातें करते थे। ये बड़ी अच्छी बात है कि ये पहली बार ये अपना हुआ है कि जो लोग जिनका वहाँ रोजगार था और वो हमें ज़र मुबादला भेजते थे, ये बहुत बड़ी तादाद, और उनको बेचारे रुके हुए थे। और सबसे बड़ी बात की जो PCR रैपिड टेस्ट है, हुकूमत ने वो भी तमाम एयरपोर्ट्स पे कर दिया है ताकि आप एक जो सहूलत मिल गई ना, ताकि जो एक कंडीशन है बिल्कुल वो भी। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमत की कोशिश से हमें जो हमारे यहाँ वैक्सीन है वो भी वो काबिल कबूल हो गई, और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि सऊदी अरब में भी हो गई है। तो इससे ना आवाम को फ़ायदा होगा, लोग जाएंगे, ट्रैवल करेंगे और उनको रोज़गार मिलेगा, और मैं और आप यहाँ बैठे हुए उसका बेनिफिशियरी हैं। बिल्कुल सही, ऐसे इकदाम लेने चाहिए, ऐसे इकदाम लेने चाहिए। बिल्कुल। सलमान साहब,
यही तो वो लोग हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, मुश्किलों में तकलीफ़ों में रह के वहाँ पे अब अजियतें सह के सुबह से शाम तक काम करके हमारे जो घर में यहाँ रहने वाले हैं उनकी मुस्कुराहटों के लिए ये लोग अपनी मुशक्कतें करते इसमें हैं। आप एक चीज़ देखिए कि जो प्राइम मिनिस्टर है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में जितने वो सेंसिटिव हैं, और उन्होंने सफारत खानों को भी बाकायदा हदायत की है कि जो वहाँ के पाकिस्तानी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से फैसिलिटेट किया जाए। अब उसमें कैदियों के मसाइल हैं, उसमें बीमारियों से जुड़े हुए मसले हैं, उसमें रोज़गार के मसले हैं, उसमें ये जो कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में बुरहान पैदा हुआ, मैं ये समझता हूँ ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जो हुकूमत ने इस पर लिए हैं। और यही हुकूमत का काम होता है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको ओन किया जाए, और उनको ओन करते हुए उनको जो वहाँ प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको अगर आप सही तरीके से फैसिलिटेट कर दें तो इससे हुकूमत और ओवरसीज़ पाकिस्तानी का रिश्ता जो है वो मजबूत भी होता है। और फिर आपने जैसे इन्होंने शफीक अवान ने कहा कि वो हमारी इकॉनमी के अंदर एक रीढ़ की हड्डी रखते हैं, वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो हुकूमत इस वक्त ले रही है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और जाते हुए एक ख़बर मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में जो मैच है वो लेट शुरू होता है और रात गए जाके ख़त्म होता है, तो अमूमन आज सुबह लोग एक दूसरे से पूछे होते हैं कि मैच दा की बढ़िया। पाकिस्तान 1 विकेट से हार गया, और हारने की जो बेसिक वजह थी वो ये कि 3 ऐसे मौके हैं जब कैच हाथ में आ गया और कैच ड्रॉप हो गया और पाकिस्तान हार गया। लेकिन मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। और हम लड़के हारे कोई बात नहीं, लड़के हारने से लड़े तो है ना, लेकिन पाकिस्तानी लड़कों को चाहिए कि वो कैचिंग की प्रैक्टिस ऐसे करें जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने, ये जो करप्ट लोग हैं ना, ये जो करप्ट माफिया, इनको कैच करना शुरू किया ना, वज़ीर आज़म से सीखें कि कैसे करप्ट माफिया को कैच करते हैं। आप भी कैच को उसी तरह कैच कीजिए। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।